आज का यह वीडियो सामाजिक विज्ञान के पाठ से है, भूमंडलीकृत विश्व का बनना। इसमें यह पहला वीडियो है और इस वीडियो में हम इस पाठ के सारांश, बहुविकल्पी प्रश्न और लघु उत्तरीय प्रश्न को पढ़ेंगे। तो चलिए आइए शुरू। भूमंडलीकृत विश्व का बनना, इसमें जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको देखते हैं। सिल्क मार्ग, ये मार्ग एशिया और यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के साथ साथ विश्व को जमीन और समुद्री मार्ग से जोड़ते थे। बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग था क्योंकि इसके सहारे से व्यापार होता था और व्यापार के द्वारा जो है बहुत सारे देश जैसे चीन, भारत, मिस्र, ईरान, अरब और प्राचीन रोम आदि की सभ्यताओं पर गहरा असर पड़ा और ये आर्थिक रूप से और अधिक समृद्ध हुए क्योंकि इन्हीं मार्गों के द्वारा व्यापार किया जाता था। अगला है कार्न लॉ। कार्न लॉ ब्रिटेन ने लागू किया था और यह कानून जो है ऐसा कानून था कि मक्का के आयात पर ब्रिटेन ने पाबंदी लगा दी थी। उसका कारण यह था कि जो आयातित मक्का होता था, मक्का मंगाया जाता था बाहर से, वो बहुत ही सस्ता होता था और उसका मुकाबला ब्रिटेन के किसान नहीं कर पाते थे। इस कारण से भूस्वामियों के दबाव में आकर के इस कानून पर पाबंदी लगा दी गई थी। आगे देखते हैं। आगे है रिंडरपेस्ट। रिंडरपेस्ट प्लेग की भांति फैलने वाली मवेशियों की यानी जानवरों में फैलने वाली बीमारी थी और यह बीमारी 1890 ईस्वी के दशक में अमेरिका में बड़ी तेज़ी से फैली थी। तो रिंडरपेस्ट बीमारी बहुत तेज़ी से फैली थी क्योंकि इस बीमारी के द्वारा जो है लगभग उस समय अफ्रीका के लगभग 90% जो जानवर थे वो समाप्त हो गए थे। तो बहुत ही घातक बीमारी थी। अगला है ब्रिटन वुड्स। यूएसए में स्थित एक होटल का नाम है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद इस होटल में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था संबंधी एक सम्मेलन आयोजित किया गया और इस सम्मेलन को ही ब्रेटन वुड्स समझौते के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम। इसके आगे है वस्तुओं का प्रवाह, श्रमिकों का प्रवाह। अंग्रेजी ये सब टर्म्स आए हुए हैं इस पाठ में, इसलिए इन टर्म्स को हम पहले क्लियर कर दे रहे हैं। वस्तुओं का प्रवाह, अंग्रेजी शासन के समय गेहूँ, सूती, ऊनी तथा रेशमी कपड़ों का प्रवाह भारत से इंग्लैंड में होता था, यानी भारत से इंग्लैंड में जाता था। ये वस्तुओं का प्रवाह था। श्रमिकों का प्रवाह, भारत में श्रमिक इंग्लैंड के श्रमिकों से सस्ते उपलब्ध थे, इसलिए अंग्रेज जो है इन्हें इंग्लैंड चाय, काफ़ी, नील तथा तंबाकू के बागानों में काम करने के लिए ले जाते थे। इन्हें श्रमिकों का प्रवाह, यानी जब श्रमिक यहाँ से बाहर जाते थे वो श्रमिकों का प्रवाह कहलाता था और जब यहाँ से सामान जाता था तो उसे वस्तुओं का प्रवाह कहा जाता था। आगे देखते हैं। होसे, दक्षिण अफ्रीका के एक देश त्रिनिदाद में मुहर्रम के सालाना जुलूस के मेले का नाम था होसे। अगला G77, विकासशील देशों का एक समूह जिन्होंने आर्थिक विकास के लिए आवाज़ उठाई, इसे हम G77 कहते हैं। अगला है वीटो। वीटो पावर, निषेधाधिकार। इस अधिकार के सहारे एक ही सदस्य की असहमति किसी भी प्रस्ताव को खारिज करने का आधार बन जाती है। इसमें कोई भी देश, जो सदस्य देश हैं, वो वीटो पावर लगा करके अपने प्रस्ताव को खारिज कर सकते थे। अगर किसी ने भी प्रस्ताव पारित किया है तो उस प्रस्ताव को वीटो के द्वारा खारिज किया जा सकता। चलिए आगे देखते हैं। आयात शुल्क। आयात शुल्क किसी दूसरे देश में आने वाली चीज़ों पर जो शुल्क लगाया जाता है उसे आयात शुल्क कहा जाता है। आयात शुल्क, और इसी के साथ है निर्यात शुल्क। जब कोई सामान जो है बाहर भेजा जाता है तो बाहर भेजने के लिए जो उस पर शुल्क लगाया जाता है, टैक्स लगाया जाता है, उसे निर्यात शुल्क कहते हैं। लेकिन जब सामान मंगाया जाता है तब उस पर आयात शुल्क लगाया जाता है। विनिमय दर, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की सुविधा के लिए विभिन्न देशों की राष्ट्रीय मुद्राओं को एक दूसरे से जोड़ा जाता है, इसे ही हम विनिमय दर कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ हम बहुविकल्पी प्रश्न और अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे। पहला बहुविकल्पी प्रश्न है कि 19वीं शताब्दी में प्रचलित अनुबंधित व्यवस्था को क्या नाम दिया गया। तो 19वीं शताब्दी में जो अनुबंधित व्यवस्था थी उसे देखिए, इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। नई दास व्यवस्था, कुली व्यवस्था, गिरमिटिया व्यवस्था, बेगार व्यवस्था। तो चूंकि उस समय गिरमिटिया मजदूर जाते थे तो गिरमिटिया व्यवस्था नहीं, उसको हम कहेंगे नई दास प्रथा। गिरमिटिया मजदूर जाते थे, एक अनुबंध के तहत बाहर के देशों में इनको मजदूरों को ले जाया जाता था, एक उनके साथ समझौता किया जाता था और इसके बारे में भी हम और भी आगे पढ़ेंगे। तो उनको जो है इसको नई दास व्यवस्था कहा जाता था।
चलिए देखते हैं आगे अगला प्रश्न जो है इसमें पहला है, यानी आप पहला ऑप्शन हो गया सही, नई दास प्रथा। दूसरा प्रश्न देखते हैं, विश्वव्यापक आर्थिक मंदी की शुरुआत हुई थी। तो विश्वव्यापी आर्थिक मंदी की शुरुआत 1929 से शुरू हुई थी और ये 30 के दशक के मध्य का मतलब हो गया 1935 के आसपास तक। 1935 यानी 1929 से लेकर के 1935 ईस्वी के लगभग तक यह महामंदी जो है, आर्थिक महामंदी फैली हुई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न नंबर 3, 500 वर्ष पूर्व हमारे पूर्वजों के पास क्या नहीं था? आलू, मिर्च, मक्का, उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी ये सब चीज़ें हमारे पूर्वज नहीं जानते थे। बाहर से धीरे धीरे जैसे सभ्यता का विकास हुआ, लोग दूसरे देशों के संपर्क में आए, ये सब चीज़ें की जानकारी हमारे पूर्वजों को होती चली। यदि आप चाहते हैं कि इसी प्रकार के एजुकेशन के वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें, तो इसके लिए आप कटसारी एजुकेशन के इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास इसको शेयर करें। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4, कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है? इसमें यूरोप, अफ्रीका, एशिया, अंटार्कटिका। तो श्वेत महाद्वीप यानी जहाँ बर्फ़ वगैरह ज़्यादा होते हैं, श्वेत बहुत ज़्यादा होता है, अंटार्कटिका वहाँ पर पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो इसको श्वेत महाद्वीप कहा जाता है। श्वेत महाद्वीप चूँकि अंटार्कटिका पूरा बर्फ़ ही बर्फ़ होता है, तो इसको जो है विज्ञानों के लिए समर्पित महाद्वीप भी कहा जाता है कि यह जो है महाद्वीप है विज्ञानों के लिए समर्पित, यानी बहुत सारी खोज यहाँ पर की जा सकती, बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 5, यूरोपीय देशों ने अफ्रीका के बंटवारे के लिए कब और कहाँ बैठकें आयोजित की? तो 1885 ईस्वी में बर्लिन में यह बैठक हुई थी, 1885 ईस्वी में। और बर्लिन में क्योंकि यूरोप के जो ताकतवर देश थे उन्होंने एक बैठक किया और इसमें अफ्रीका के नक्शे पर सीधे लाइनें खींच करके उन्होंने अफ्रीका को बांट लिया था। अफ्रीका के मानचित्र पर उन्होंने लाइन खींच करके इसको बांट लिया था। अगर आप अफ्रीका का महाद्वीप देखें तो आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पर उस अफ्रीका का जो नक्शा है वो बहुत सारी जगह पर सीधी सीधी लाइन की तरह दिखता है, क्योंकि यूरोपीय ताकतों ने इसको लाइन खींच करके बांट लिया था। तो इस पर हमारा उत्तर होगा हमारा 5वां ए, बर्लिन 1885 ईस्वी। चलिए आगे देखते हैं, इंग्लैंड ट्रांसवाल पर क्यों अधिकार करना चाहता था? हथियारों के कारण। तो हथियारों के कारण जो है इंग्लैंड जो है ट्रांसवाल पर कब्जा करना चाहता था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रिंडरपेस्ट क्या है? रिंडरपेस्ट क्या है? तो रिंडरपेस्ट एक बीमारी जो जानवरों में होती थी और इस बीमारी से 19वीं सदी में जब यूरोपीय ताकतें अफ्रीका पर कब्जा करना चाहती थी, जब मैंने अभी बताया था कि अफ्रीका को जो उन्होंने लाइन खींच करके नक्शे पर लाइन खींच करके उसको बांट लिया था, तो जब वो अफ्रीका पर कब्जा करना चाहती थी उसी समय जो है एक रिंडरपेस्ट नामक बीमारी फैली थी और इस घातक बीमारी ने जानवरों को काफ़ी नुकसान है। प्लेग की तरह होता है, तो प्लेग की तरह यह बीमारी इतनी ज़्यादा फैली कि लगभग 90% जानवर इसके चपेट में आ गए थे और मर गए थे। तो यह जानवरों में फैलने वाली एक बीमारी है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8, इनमें से कौन मित्र राष्ट्र थे? इनमें से कौन मित्र राष्ट्र थे इसमें देखते हैं। तो मित्र राष्ट्र, चूँकि जो पहला विश्व युद्ध हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, तो प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच हुआ था। तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में प्रथम युद्ध जो कि 1914 से 1918 ईस्वी तक हुआ था, तो इसमें मित्र राष्ट्रों में ब्रिटेन, फ्रांस और रूस थे। ब्रिटेन, फ्रांस और रूस मित्र राष्ट्रों में थे। लेकिन अगर हम ध्रुवी राष्ट्र की बात करें तो ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी व ऑटोमन तुर्क जो है वो ध्रुवी राष्ट्र में थे। तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच में पहला विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच में हुआ था। चलिए देखते हैं आगे प्रश्न नंबर 9, दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो क्या है? तो दक्षिणी अमेरिका में एल डोराडो एक सोने का शहर, किंवदंतियों के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि वो सोने का शहर था और उस समय जैसे उस समय मैक्सिको में चांदी की खान थी, खूब खुदाई हो रही थी, उसी प्रकार से जो है अमेरिका को सोने में जो है दक्षिणी अफ्रीका में एल डोराडो ऐसा स्थान था जिसको सोने की खान लोग कहते थे कि वहाँ पर सोना बहुत है, सोने का शहर है, और इसके लिए बहुत सारे खोजी अभियान भी चलाए गए थे। बहुत सारे
खोजी अभियान चलवाए गए थे। तो ये इसका उत्तर होगा सी, किंवदंतियों की बदौलत सोने का शहर, जहाँ पर बहुत सारे जो है अभियान चलाए गए इसकी खोज करने के लिए कि वहाँ पर सोना कितना है इसके लिए। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, निम्न में से किस देश के पास अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक में वीटो का प्रभावशाली अधिकार है? तो अमेरिका के पास वीटो का प्रभावशाली अधिकार है, जो कि वीटो लगा देने से फिर अगर कोई चीज़ पारित की जा रही है तो पारित नहीं हो सकती है। तो वह अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक दोनों में उसके पास वीटो लगाने का प्रभावशाली अधिकार है। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं, 1923 में कौन सा देश विश्व को पूंजी निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश बन गया था? तो 1923 में विश्व को पूंजी निर्यात करने वाला सबसे बड़ा देश, चूँकि पहले विश्व युद्ध के बाद धीरे धीरे अमेरिका बड़ी तेज़ी से आगे बढ़ा और संयुक्त राज्य अमेरिका 1923 में विश्व को सबसे ज़्यादा पूंजी निर्यात करने वाला, पूंजी देने वाला, कर्ज देने वाला देश बन गया था संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए देखते हैं प्रश्न नंबर 12, किस सदी से चीन ने दूसरे देशों के साथ संबंध कम करना शुरू किया और अलग थलग पड़ गया था? वो इसका उत्तर होगा 15वीं शताब्दी में चीन ने जो है वो बिल्कुल अलग रह करके वो दूसरे देशों के साथ उसने अपने संबंध कम कर दिए थे 15वीं शताब्दी में। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं, एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से जोड़ने वाले मार्गों को किस नाम से जाना जाता है? इसके पहले मैंने शुरुआत में बताया था, जब पाठ का सारांश में बता रहा था कि सिल्क मार्ग के द्वारा जो है एशिया को यूरोप और उत्तरी अफ्रीका से, यानी एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका के जो रास्ते थे, जुड़ते थे, उनको सिल्क मार्ग कहा गया और इनके साथ जो है व्यापार किया जाए, ऐतिहासिक सांस्कृतिक धरोहरों का आदान प्रदान, ऐतिहासिक मार्ग था यह सिल्क मार्ग। प्राचीन काल और मध्यकाल में इस व्यापारिक मार्ग का बहुत ही अधिक प्रयोग किया गया था। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14, निम्न में से किस देश ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगाने के लिए कानून लागू किया था? तो इसमें से ब्रिटेन ने, मैंने अभी बताया था इसके पहले कि ब्रिटेन ने मक्के के आयात पर पाबंदी लगा दिया था, क्योंकि मक्के के आयात से, जब मक्का आयात होता था तो आयातित मक्का चूँकि बहुत सस्ता होता था और सस्ते आयातित मक्के के कारण जो ब्रिटेन के किसान थे वो उनका मुकाबला नहीं कर पाते थे, इसलिए भूस्वामियों के दबाव में आकर के ब्रिटेन ने मक्का के आयात पर पाबंदी लगा दी थी। तो इसका सही उत्तर है डी। बहुविकल्पी में अंतिम प्रश्न है प्रश्न नंबर 15 देखते हैं कि 1528 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई थी? हम जानते हैं कि 1929 में महामंदी आई थी, तो महामंदी 1929 से लेकर के 1935 के आसपास तक रही थी। तो उसी समय जो है गेहूं भारत में बहुत ही सस्ता हो गया था और इसकी कीमतें लगभग 50% तक गिर गई थी, तो महामंदी के कारण सी उत्तर सही है। अब देखते हैं हम कुछ आज लघुत्तरीय प्रश्न। 16वीं शताब्दी में दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका क्या अर्थ है? तो 16वीं सदी में दुनिया सिकुड़ने लगी, इसका मतलब हो गया संसार के जो बहुत सारे देश हैं वो एक दूसरे के निकट आने लगे, आपस में वो नज़दीक आने लगे और इससे हम ये कहते हैं कि जो है दुनिया सिकुड़ने लगी थी। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2, प्रथम विश्व युद्ध कौन से गुटों के बीच लड़ा गया? तो प्रथम विश्व युद्ध मित्र राष्ट्रों और ध्रुवी राष्ट्रों के बीच में लड़ा गया। मैं इसके पहले आपको बता चुका हूँ कि मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच में जो पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था, मित्र राष्ट्र में ब्रिटेन, फ्रांस, रूस थे, वहीं ध्रुवी राष्ट्र में जर्मनी, ऑस्ट्रिया, हंगरी व ऑटोमन तुर्क थे। तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र, तो मित्र राष्ट्र और ध्रुवी राष्ट्र के बीच पहला विश्व युद्ध लड़ा गया था। चलिए देखते हैं अगला, आगे है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, दूसरे विश्व युद्ध के बाद कौन सी महाशक्तियों का उदय हुआ? तो दूसरा विश्व युद्ध जो 1939 से 1944 तक चला, दूसरा विश्व युद्ध हम सब जानते हैं कि जो दूसरा विश्व युद्ध है, दूसरा विश्व युद्ध वो 1939 से 1944 तक लड़ा गया और इस विश्व युद्ध में संयुक्त राज्य अमेरिका और संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो जो है महाशक्तियाँ उभर करके आई थी दूसरे विश्व के बाद। आगे चल कर हम शीत युद्ध के नाम से जानते हैं कि शीत युद्ध जो संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से होता रहता था, उसको शीत युद्ध कहा गया। तो 1939 से 1944 के बीच संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दो महाशक्तियाँ का उदय हुआ था। चलिए आगे देखते हैं
प्रश्न नंबर 4, कौन से दो आविष्कारों ने 19वीं सदी के विश्व में परिवर्तन किया? तो इसमें दो जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, दो महत्वपूर्ण जो आविष्कार हुआ, रेलवे और भाप का इंजन। रेलवे और भाप के इंजन के कारण से जो है 19वीं सदी के विश्व में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ, क्योंकि एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना, यातायात सरल हो गया, सामान का आना जाना सरल हो गया, व्यापार बढ़ा, आर्थिक विकास तेजी से हुआ। इसलिए हम कहते हैं कि यह जो दो आविष्कार हैं, इन दो आविष्कारों से, रेलवे और भाप के इंजन, इन दो आविष्कारों से 19वीं सदी के विश्व में काफ़ी अधिक परिवर्तन हुआ। चलिए, भारत में अगर हम कहें कि भारत में रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी, तो भारत में रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1853 ईस्वी में। बॉम्बे जो पहली रेलवे लाइन बिछी थी और ट्रेन चली थी 1853 ईस्वी में, मुंबई और ठाणे के बीच में। चलिए आगे देखते हैं, अमेरिका महाद्वीप की खोज किसने की? तो अमेरिका महाद्वीप की खोज क्रिस्टोफर कोलंबस ने सन 1492 ईस्वी में अमेरिका की खोज की थी। और इस कोलंबस निकला था वो भारत की खोज करने के लिए, निकला था, लेकिन जो है वो अमेरिका, चूँकि उस समय भारत व्यापार का एक प्रमुख केंद्र था, तो भारत से व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए स्पेन की महारानी से जो है अनुमति, उनकी साथ मिल करके, उनसे अनुमति लेकर के कोलंबस चला था, और लेकिन वो भारत को खोजते खोजते उसने अमेरिका की खोज कर दी, तो 1492 ईस्वी में। चलिए आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 6, भूमंडलीकृत विश्व के बनने में मदद देने वाले कोई दो कारक बताइए। तो भूमंडलीकृत विश्व यानी पूरा विश्व एक हो जाना, देशों का एक दूसरे के समीप आना, एक दूसरे के साथ व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ाना, यही भूमंडलीकृत विश्व है। तो इसमें जो है जो दो महत्वपूर्ण कारक हैं, व्यापार बढ़ने के कारण जो है विश्व एक दूसरे के नज़दीक आए, काम की तलाश में लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे, इस कारण से भी जो है लोग जो है व्यापार के कारण काम की तलाश में जाने लगे, इस कारण से भी लोग जो है एक दूसरे के नज़दीक आ गए। और पूंजी का आदान प्रदान, यानी एक जगह से पूंजी दूसरी जगह पर लोग पूंजी उधार देने लगे, कर्ज देने लगे, और पूंजी दूसरी जगह पर लगाने लगे, दूसरे देशों में लगाने लगे। इस कारण से जो विश्व है वो एक दूसरे के नज़दीक आया, भूमंडलीकृत विश्व का बनना तभी संभव हो पाया। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 7, कौन सा महाद्वीप विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो अंटार्कटिका, मैंने पहले बताया था कि अंटार्कटिका जो है चूँकि श्वेत महाद्वीप कहा था, यहाँ पर बर्फ़ ही बर्फ़ है, तो विज्ञान के लिए समर्पित महाद्वीप है, यानी इसमें बहुत सारी खोजें, बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ से प्राप्त की जा सकती हैं। अगला देखते हैं, स्पैघेत्ती क्या है? स्पैघेत्ती माने इसमें स्पैघेत्ती इतालवी मूल का एक लंबा पतला बेलनाकार पास्ता है, स्पैघेत्ती। आगे देखते हैं, प्रश्न नंबर 9, 19वीं सदी में भारत से गिरमिटिया मजदूरों को किस काम के लिए दूर दूर देशों में ले जाए जाते थे? 19वीं सदी में भारत से जो गिरमिटिया मजदूर थे वो बगान, खदान, सड़क व रेलवे में काम करने के लिए दूसरे देशों में इनको ले जाया जाता था। दूसरे देशों में जाते थे, एक अनुबंध के तहत, एक अनुबंध होती थी और उसमें शर्त रखी जाती थी। चलिए आगे देखते हैं कि शर्त क्या होती थी। गिरमिटिया मजदूरों के अनुबंध में क्या शर्त होती थी? उनके साथ यह शर्त होती थी कि यदि मजदूर अपने मालिक के बगान में 5 वर्ष काम कर लेंगे तो घर वापस लौट सकते हैं, लेकिन ऐसा किया नहीं जाता था। बहुत सारे मजदूरों को जब शर्त लगाई जाती थी, अनुबंध किया जाता था, तो अनुबंध के तहत उनको यह बताया भी नहीं जाता था कि कहाँ उनको जाना है, किस देश में जाना है, क्या काम करना है, केवल अनुबंध करा लिया जाता था। अनुबंध किसी दूसरे काम के लिए कराया जाता था कि उनको लेके जाया जा रहा है चाय के बागान में काम करने के लिए, लेकिन वहाँ पर जाने के बाद पता चलता था कि उनसे बहुत सारे विभिन्न दूसरे काम, घृणित काम कराए जाते थे, और अनुबंध भले ही करा लिया जाता था लेकिन उस शर्त के मुताबिक उनके साथ ना तो व्यवहार होता था, ना तो उनको काम मिलता था। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में इससे संबंधित हम कुछ लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न